हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ऋषिकेश। माय नेम इज़ ऋषिकेश विराज। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। पदार्थ क्या होते हैं? हमारे आसपास के पदार्थ किन्हें कहते हैं ये भी जानना है। पहले तो पदार्थ ही जानना जरूरी है। पदार्थ वे होते हैं जिनका कुछ द्रव्यमान होता है और वे कुछ स्थान भी घेरते हैं, उन्हें कहते हैं पदार्थ। और या जिन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है अगर उनमें ये तीन चीज़ें हैं, तब वे पदार्थ हैं। ठीक है, जैसे कुर्सी है। कुर्सी को हम अपने ज्ञानेंद्रिय आँख द्वारा देख सकते हैं और उसका एक द्रव्यमान है, मतलब उसका द्रव्यमान भी है और एक स्थान भी घेरता है, तो वो पदार्थ है। तो देखिए, क्या है। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ नाम दिया है। मतलब इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री द्वारा बनती हैं उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। रेत के कण को भोजन खाते हैं। यहाँ देखिए रेत के कण भी हम अपने आँख से देख सकते हैं और रेत भी एक द्रव्यमान होता है इनका और ये स्थान भी घेरते हैं। ठीक है, ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुएं द्रव्यमान होता है। तो बस ये द्रव्यमान होता है और ये कुछ स्थान घेरती हैं, यानी आयतन इनका कुछ होता है। ठीक है, इनका आयतन कुछ होता है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया है, जिसे पंचतत्व कहा गया। ये पंचतत्व हैं। चलिए देख लेते हैं ये पंचतत्व कौन कौन से हैं। पंचतत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। मतलब वायु है, पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और आकाश है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश। तो देखिए इसमें तत्व मतलब वायु कैसी है, किस अवस्था में, तो गैसीय अवस्था में। जल द्रव अवस्था में। पृथ्वी ठोस अवस्था में। और अग्नि जो है वो प्लाज्मा है। और आकाश है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अभी तक ये
द्रव, ठोस, गैस, इनकी सभी का वर्णन किया गया है। ये सभी भी इनके साक्ष्य मिलते हैं। प्लाज्मा और इनका तो भी कोई वर्णन है नहीं। ठीक है, तो पंच हो गया। उनके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों में सभी वस्तुएं बनी हैं, चाहे वो सजीव हों या निर्जीव। उस वस्तु के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिक ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म के रासायनिक प्रकृति के आधार पर दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। इन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। क्या है? इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे अध्याय में पढ़ेंगे। देखिए, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस या फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। क्या है इसमें? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। बात सही है, कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे बहुत समय पहले पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। एक विचारधारा यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं, परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह कणों से मिलकर बने होते हैं। भाई ये बात सही है, पदार्थ के कण रेत के कणों से मिलकर बने होते हैं। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। ये सतत हैं अथवा कणों से बने हैं। मतलब क्या है कि पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं। ये सतत हैं या कणों से मिलकर बने हैं। तो इसमें ये होगा, कणों से मिलकर बने हैं। एक क्रियाकलाप देखते हैं। 100 मिलीलीटर का बीकर लें। 100 मिलीलीटर का बीकर लें। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल स्तर पर निशान लगा दें। मतलब कोई एक बीकर है इसमें, और इसमें यहाँ पर जल भर दिया गया। सॉरी, पहले तो कोई बीकर है इसमें, और इसमें जल भर दिया गया। निशान लगा दिया जाएगा। यहाँ तक एक निशान लगा दीजिए, उसी निशान तक जल भर दीजिए। ओके, इतना समझ में आया? जल भर दीजिए। फिर दिए गए नमक या शर्करा, मतलब या तो नमक लीजिए या तो चीनी लीजिए। तो कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दिए। छड़ लीजिए, कोई भी कांच की छड़ या कोई भी छड़ से लीजिए, और इसमें नमक के कण या चीनी के कण थोड़े थोड़े डाल दें। डालने के बाद उसको अच्छे से मिला दिए। जैसे मान लो कांच का छड़ है तो उसमें इसे मिला दीजिए। ओके, मिलाइए। फिर जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। मतलब जब इसमें चीनी या नमक मिलाएंगे तो इसमें क्या ध्यान देना है कि जल का स्तर बढ़ा या घटा, इस पर ध्यान देना है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ? देखिए, जो जल होता है मतलब जैसे जो जल होता है, मान लीजिए ये हमारा एक बीकर है, बड़ा सा बीकर है। ओके, अब बीकर के अंदर ये जल के कण हैं। समझिए, जैसे बीकर के मतलब जल के कण है, मान लीजिए एक लाइन तक यहाँ तक भरे हुए हैं हम। तो ये कण है, तो जो जल के कण हैं वो कुछ दूरी पर रहते हैं, दूर इनके बीच में कुछ स्थान होता है। तो ये जो इनके जो गैप है बीच में,
इनके बीच में जो स्थान होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन स्थान को उनको कहते हैं अंतराणविक स्थान। मतलब जो इन पानी के कणों के, जल के कणों के बीच में जो स्थान पाया जाता है उसे अंतराणविक स्थान या कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसका इंग्लिश में कहते हैं इसको। इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस, अंतराणविक स्थान। फिर से देखिए, जो जल के कण होते हैं इनके बीच में छोटे देखिए कुछ गैप होता है, जगह होता है, तो उस जगह को क्या कहते हैं? अंतराणविक स्थान। तो जो भी हम चीनी या नमक कोई भी मिलाएंगे, या चीनी मिलाएं या नमक मिलाएं, कुछ मिलाएंगे, तो ये जो अंतराणविक स्थान होता है इन्हीं के बीच में ये समावेशित हो जाते हैं। ओके, इन्हीं के बीच से मान लीजिए चीनी के कण हम डाल दिए यहाँ पर, ये देखिए इन्हीं के बीच में देखिए समावेशित हो रहे हैं। ओके, इनके बीच में समावेशित होता है। तो हमारा जल है, इन्हीं के बीच में ये आ जाते हैं कण, तो जिससे पानी का जो लेवल होता है वो अपरिवर्तित होता है। मतलब पानी के लेवल में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा पानी के कण में, क्योंकि इसके बीच में जो अंतराणविक स्थान होता है इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है, इसके बीच में अंतराणविक स्थान, इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस इसके बीच का, तो इसी में ये समावेशित हो जाते हैं इनमें, इसलिए इसका लेवल जो होता है अपरिवर्तित होता है। चलिए समझ गए। फिर देखिए, आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ है? तो देखिए ये कहाँ गायब हो गए, ये भी देखिए हम कि ये जो जल के कणों के बीच अंतराणविक स्थान था, जो स्थान था उसी में ये समावेशित हो गए। ओके, क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? ये भी देखा हमने कि उसी में जब उसके स्थान में जब ये चले जाएंगे तो बदलाव कोई नहीं होगा। ठीक है, नो चेंज होगा। ओके, चलिए देखिए इस प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा को अब पूरे पानी में घुल गई हैं, और जैसा कि चित्र 1.1 में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं 1.1, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जैसे यहाँ पर जल था, इस बीकर में जल है, तो देखिए इस चम्मच में जो भी है नमक, यहाँ पर देखिए नमक है, इसमें नमक जब डाला गया, इसके देखिए कण थोड़े दूर दूर हैं, यहाँ पर दिख रहे होंगे आपको, लगता है दिख नहीं रहे हैं, रुकिए दिखा रहे हैं थोड़ा जूम करके। अब दिख रहा होगा आप लोगों को, ये देखिए जो छोटे छोटे कण है इसके, इनके बीच में देखिए कुछ गैप है, अंतराणविक स्थान इसी को कहते हैं। ये देखिए नमक के छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं यहाँ पर, इसमें मिलेंगे जब तो इन्हीं के बीच में ये समावेशित हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा एक घोल तैयार हो जाएगा नमक और पानी का।
देखिए क्या है, पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्रियाकलाप एक और है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 मिलीलीटर जल में घोल लें। इस घोल में लगभग 10 मिलीलीटर घोल निकालकर, मतलब जो हम घोल बनाए रहेंगे 100 मिलीलीटर जल लेकर उसमें जो पोटेशियम परमैंगनेट 2-4 बूंद डाले रहेंगे, उसी का 10 ml निकाल लेंगे किसी छोटे बीकर में और उसे 90 मिलीलीटर जल में मिला दें। मतलब एक अलग से बीकर में 90 मिलीलीटर जल लेके उसमें मिला दें। फिर उपरोक्त घोल में 10 मिलीलीटर निकाल कर, मतलब फिर 90 मिलीलीटर में जो 10 मिलीलीटर घोल मिलाए थे उसमें से फिर 10 मिलीलीटर निकाल के उसे अगले बीकर में, मतलब तीसरे बीकर में 90 मिलीलीटर जल लेके उसमें मिला देना है। फिर देखिए मिला दें। इसी प्रकार के घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें। क्या अब भी जल रंगीन है? जल तो रंगीन होगा। 5 से 8 बार तनुकृत करते रहें। अभी ये आप सोचेंगे कि तनुकृत का मतलब क्या होता है। देखिए, जो विलयन होते हैं, जो विलयन होते हैं ना, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? एक सांद्र होता है, एक तनु होता है। मतलब विलयन 2 प्रकार के होते हैं, एक सांद्र, एक तनु। सांद्र किसे कहते हैं? सांद्र मतलब एकदम गाढ़ा विलयन। जैसे 100 मिलीलीटर जल लीजिए, उसमें चीनी या नमक डालते जाइए जब तक कि वो पानी एकदम गाढ़ा ना हो जाए। जब एकदम गाढ़ा हो जाएगा वो हल्का टाइट, तो उसे सांद्र कहेंगे। जैसे कोई सांद्र अम्ल होता है ना, वो इतना डेंजर होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। ये किसी भी चीज़ पर गिराओ तो एकदम पिघल जाता है। मतलब जो भी विलयन एकदम गाढ़ा होगा उसे सांद्र विलयन कहेंगे, और जो एकदम पतला विलयन होगा, एकदम हल्का विलयन, उसे तनु विलयन कहेंगे। ओके, तो इसी को तनुकृत विलयन कहेंगे। क्योंकि देखिए, पानी में जब डालेंगे फिर 10 ml इसमें, 10 ml इसमें, 10 ml इसमें डालते जाएंगे तो हल्का होता चला जाएगा एकदम। देखिए, जैसे यहाँ पर एकदम सादा पानी था, 2-3 बूंद डाला गया पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसका रंग कौन सा कलर हो गया? पिंक हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 10 ml निकाल कर इसमें डाला गया, ये हल्का कलर हो गया, थोड़ा हल्का कलर हो गया। फिर इसमें से 10 मिलीलीटर निकाल कर इसमें डाला गया, तीसरे बीकर में या चौथे बीकर में से भी 10 ml निकाल कर 5वें बीकर में डाला गया। देखिए इधर यहाँ डाला गया था, इसके बाद फिर देखिए इससे थोड़ा हल्का हुआ, फिर उससे हल्का, फिर सबसे हल्का हो गया इसमें। ये तनुकृत विलयन है। ओके, चलिए समझ गए होंगे। अब ये देखिए, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े क्रिस्टलों को पानी को बहुत अधिक मात्रा 1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो 1000 लीटर पानी होगा, इसको भी पिंक कलर में कर देगी। इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट की कण कि केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। मतलब जो एक क्रिस्टल होता है उसमें कई सूक्ष्म कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते हैं। ठीक है, विभाजित होते हैं। अंततः देखिए यहाँ पे, अंततः एक स्थिति में ये कण छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। मतलब पोटेशियम परमैंगनेट जो है, पोटेशियम परमैंगनेट की जगह
डिटॉल से भी ये हम कर सकते हैं। जैसे डिटॉल पानी में 100 मिलीलीटर ले लेंगे जल, तो उसमें डिटॉल अगर 2 मिलीलीटर डाल देंगे, डालने के बाद उसको अगले बीकर में भी हम 90 लीटर पानी लेके उसमें से 10 मिलीलीटर डिटॉल डालेंगे। इसे 2-3 में करेंगे, तब उसके बाद सुगंध लेंगे तो उसमें डिटॉल की महक आती रहेगी। ठीक है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही, क्योंकि वो इतने छोटे हैं तो कि उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी आपको पता है ना। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वही पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। ठीक है। क्रियाकलाप 1.2 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए। वितरित का मतलब भी जानना जरूरी है कि वितरित का मतलब क्या था। वितरित मतलब ऐसे पदार्थ जो मतलब ऐसे भिन्न पदार्थ जो आपस में स्वयं घुल जाए, मतलब उन्हें हमें घोलना ना पड़े किसी भी चीज़ से। वे आपस में स्वतः घुल जाएं, उन्हें वितरित कहते हैं। इस प्रकार के जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कण के रिक्त स्थान में समावेशित हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। पदार्थ के कणों के रिक्त स्थान समझ हो गया। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता रहता है। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। हाँ, गतिशील होते हैं मतलब गतिशील होते हैं। एक होते हैं, हाँ, तो पता है कि गति चलेंगी, उसे क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा। ठीक है। कण जो होते हैं उनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है, मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है। मतलब पदार्थ में जो गतिज ऊर्जा होती है उन्हीं के कारण ये निरंतर गति करते रहते हैं। ऐसे क्रियाकलाप देखिए। अपनी कक्षा में किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसकी कितने समय जाना पड़ता है? फिर दूसरा है, अगरबत्ती को जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही इसकी सुगंध मिलती है? अपने प्रेक्षण को नोट कीजिए। तो देखिए, अब यहाँ आ गई गतिज ऊर्जा की बात कि मतलब जैसे अगरबत्ती की जिसमें गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा मतलब गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगरबत्ती ही कोई है, अगरबत्ती को जब जलाएंगे तो उसका जो धुआं होता है, मतलब जली नहीं, धुआं निकलेगा नहीं। जब धुआं निकलेगा नहीं तो उसके पदार्थ में मतलब उसमें गति होगी नहीं, गतिज ऊर्जा उसमें होगी ही नहीं, तो वे दूर तक बिखरेंगे नहीं। जब वे दूर तक जाएंगे तभी तो उनकी महक हमारे पास आएगी। और गतिज ऊर्जा के कारण, जैसे गतिज ऊर्जा का उदाहरण ये भी हो सकता है, जैसे खाना जब बनता है, ताज़ा खाना जब एकदम गरम गरम रहता है तो दूर तक उसकी महक आती है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा होती है। और जब 2-3 घंटे बाद जब ठंडा हो जाता है तब उसकी सुगंध लेने के लिए हमें महक लेने के लिए पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें गतिज ऊर्जा तब नहीं रह जाती। इसी के लिए क्रियाकलाप और है। जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर लीजिए। बीकर हो या आपके घर गिलास होगा, ले लीजिए। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही, चाहे लाल स्याही चाहे नीली स्याही डाल दें। दूसरे में शहद डाल दें। मतलब दो ग्लास लें और उन दोनों मतलब डाल दें, और दोनों ग्लासों में नीली या लाल स्याही दोनों में डाल दें। इनको अपने घर में या कक्षा में एक कोने में रख दें। अपने प्रेक्षण को नोट करें। मतलब जल से भरे 2 गिलास या बीकर लें। पहले बीकर में एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें।
मतलब दूसरे वाली में। फिर इनको अपने घर या कोने में रख दें। अपने परीक्षण को नोट कीजिए। तो देखिए मतलब इसमें क्या पूछा है, मतलब क्या है कि कौन से जल्दी घुलेंगे। देखिए शहद जो होता है हमारा गाढ़ा होता है, उसके कण पास पास होते हैं, और जो स्याही होता है उसके कण दूर दूर होते हैं। तो 2 गिलास है, इसमें शहद डाल दिए, इसमें हम डाल दिए क्या कलर। तो इसमें जो स्पेस होता है और ये हल्का होता है तो ये जल्दी घुल जाएगा, और शहद जो है वो लेट घुलेगा, टाइम लगेगा क्योंकि उसको बिखरने में समय लगेगा, उसके कण जरा पास पास होते हैं। फिर क्या है, अगर स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, मतलब स्याही की जो बूंद है वो तुरंत उसमें घुलने लगती है, और शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, उसमें देखिए वो घुलती नहीं, पहले कुछ समय तक ऊपर ही तैरेगी, फिर धीरे धीरे घुलना चालू होगी। वो स्वतः नहीं घुलती, लेकिन जो है उसमें मतलब वो वितरित नहीं होती, स्वतः नहीं घुलती, उसे घोलना पड़ेगा। और जो स्याही है वो स्वतः घुल जाती है। इस स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगेंगे। स्याही का रंग ना तो दिन लगेंगे ना तो घंटे, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट में पूरा घुल जाएगा। अगला क्रियाकलाप है कक्षा 9 में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रियाकलाप ही दिया है। एक गिलास गर्म पानी से दूसरा ठंडे पानी में भरें। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डालें, एक और रख दें, हिलाएं नहीं। क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। गिलास में ठोस क्रिस्टल को ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, क्या है, समय बीतने पर क्या होता है। अगला, इसे ठोस द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है, इससे क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। मतलब जो गर्म होता है, जब गर्म कोई चीज़ करेंगे तो उसके अंतराणिक स्थान ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी जल्दी घुलेंगे, मतलब जल्दी घुल जाएंगे गर्म वाले में, और ठंडे वाले में थोड़ा पास पास रहेंगे क्योंकि वो ठंडा है, सिकुड़ा है, तो इसीलिए नहीं होंगे। ओके, गर्म चीज़ में जल्दी घुलेगा, गर्म पानी में, और ठंडे पानी में लेट घुलेगा। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप 1.3, 1.4 और 1.5 में से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अभी आपको हमने बताया ऊपर ना, गतिज ऊर्जा, गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। वो गतिशील होते हैं, सही में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ाने से कणों में गति तेज हो जाती है। तापमान जब बढ़ाएंगे उनमें गति तेज हो जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। मतलब जब तापमान बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, यानी तापमान, गतिज ऊर्जा तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं। मतलब ये भी जानना जरूरी है। एक तो होता है अनुक्रमानुपाती, और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती उन्हें कहते हैं, जैसे यही है, तापमान अगर बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, तापमान अगर घटेगा तो गतिज ऊर्जा भी घटेगी। ये अनुक्रमानुपाती है, मतलब जो सेम हो, बढ़े तो बढ़े, मतलब दो पदार्थ है, अगर एक पदार्थ बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, तीसरा, और अगर पहला घटे तो दूसरा भी घटे, में अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़े तो एक घटे, ठीक है, एक बढ़े तो एक घटे।
उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। मतलब एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, मतलब स्वतः खुद से ही मिश्रित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेश हो जाते हैं, मतलब ये जो कण होते हैं उनके रिक्त स्थान जो होता है बीच में, अंतराणविक स्थान जो होता है, इंट्रामोलिकुलर स्पेस, उसमें ये मिल जाते हैं, समावेश हो जाते हैं। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। विसरण। विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है, मतलब दो पदार्थ जब स्वतः मिल जाते हैं अपने आप में, उन्हें विसरण कहते हैं, अपने आप मिल जाते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ऐसा क्यों? विसरण मतलब स्वतः मिल जाते हैं, क्योंकि देखिए जब कोई वस्तु गर्म होगा तो उसमें गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वो आपस में बड़ी तेज़ी से मिलेंगे, उनमें गति बढ़ जाएगी। क्या है, देखिए पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी है। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे? मतलब जो पदार्थ के कण के एक दूसरे के बीच आकर्षित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंतराणविक आकर्षण बल कहते हैं। एक क्रियाकलाप देखिए क्रियाकलाप। क्रियाकलाप क्या है? इस खेल को एक मैदान में खेलें। आगे बताए गए ढंग के 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखलाएं बनाएं। पहला समूह ईदमिशी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे कसकर पकड़ लें, मतलब हाथ जो है अपना वो बजा के एक दूसरे में कसकर पकड़ लें। जैसे यहाँ पर देखिए पकड़े हैं पीछे। फिर क्या है? दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाए, मतलब उसमें हाथ से बजाकर, पूरे हाथ से बजाकर, और यहाँ केवल हाथ पकड़कर। फिर तीसरा समूह में क्या करना है? केवल उंगली पकड़कर, मतलब जैसे ये हमारी उंगली हो गई मान लीजिए, तो ऐसे केवल उंगली बजाकर श्रृंखला बनाएं। और चौथा समूह उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करें। मतलब जो हाथ से बजाकर पकड़े हैं और हाथ से पकड़े हैं और उंगलियों को बजाकर पकड़े हैं, इन तीनों को हटाने का प्रयास कीजिए। किधर से टूटे, मतलब किधर से अलग होगा जल्दी है। फिर किस समूह को तोड़ना आसान था और क्यों? यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल पकड़ा था? देखिए यहाँ पर है जो कण जितने पास होंगे उतना ही अंतराणविक आकर्षण बल अधिक होगा। मतलब दो पदार्थों के बीच जो जितना पास होंगे उतना ज़्यादा आकर्षण बल लगेगा। ठीक है, तो हमें वो उंगली वाला जो उंगली था पकड़े थे, उंगली से बजाए थे, उसको तोड़ने में आसानी होगा क्योंकि वे दूर थे। एक क्रियाकलाप और है। लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और रबड़ बैंड ले। इन पर हथौड़ा मारकर, काट कर या खींच कर उन्हें भूंगर करने का प्रयास करें, मतलब उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास करें। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं? लोहे की कील को कितना भी मारो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि उसके आकर्षण बल अधिक है उसमें।
आकर्षण बल अधिक है उसमें, इसलिए वे जुड़ेंगे नहीं। ठीक है। और चौक का टुकड़ा तो एक बार में ही वो टूट जाएगा, उसके कड़ दूर दूर हैं। और रबर बैंड जो है उसके और कड़ दूर दूर हो जाएंगे, तानने पर खींचेंगे उसको तो और आसानी से टूट जाएगा। और एक क्रियाकलाप है, एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास कीजिए। क्या जल की सतह कटती है? जल की सतह न कटने का क्या कारण है? क्योंकि उनकी जो आकर्षण बल है उसमें अधिक है और वो फट से खींच लेते हैं। आगे क्या है? उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कण के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों के साथ रखता है, कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ से अलग होता है। जैसे प्रश्न देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है? कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार। शीत, नींबू, पानी, इत्र की सुगंध। इसमें बताना है कौन सा इसमें क्या कहते हैं पदार्थ है। तो इसमें कुर्सी है क्योंकि स्थान घेरती है, द्रव्यमान है इसका और इन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और वायु भी पदार्थ है क्योंकि वायु स्थान भी घेरती है, इसका द्रव्यमान भी है और इसे हम महसूस कर सकते हैं। स्नेह को तो महसूस करते हैं लेकिन देख नहीं सकते, तो इसलिए ये नहीं है। गंध को नाखुश सूंघ लेकिन देख नहीं सकते, ये भी नहीं है। घृणा भी नहीं है। बादाम है। विचार नहीं है। शीत भी नहीं है। नींबू का पानी है। इत्र की सुगंध नहीं है। मतलब कुर्सी है, वायु है, बादाम है और पानी, नींबू का पानी। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों का कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की सुगंध कई मीटर दूर ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने के लिए आपको महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें जो होता है उसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है ठंडे खाने में, इसलिए इसके कण दूर दूर नहीं जाते इसीलिए। और गर्म खाना होता है जो उनके कण बहुत तेज़ी से दूर जाते हैं। तीसरा, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इस पदार्थ के कौन सा गुण प्रक्षेपित होता है? तो देखिए इसमें 2 गुण प्रक्षेपित होते हैं। एक तो अंतराणविक आकर्षण बल, ये प्रक्षेपित होता है, और उसके बाद उसमें जो अंतराणविक स्थान होता है, ये दोनों के कारण जो अंतराणविक स्थान होता है इसके कारण वे दूर मतलब बगल चले जाते हैं, और आकर्षण बल जो होता है उसमें खींचे रहते हैं वो भी हटता है। चौथा, पदार्थ के कणों की क्या विशेषता होती है? पदार्थ के कण वे देखिए वे आपस में आकर्षण बल लगाए खींचे रहते हैं और उनके बीच अंतराणविक स्थान पाया जाता है। ठीक है। अब पदार्थ की अवस्थाएं देखेंगे हम। अपने आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के होते हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस होते हैं, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। अब हम पदार्थ के 3 अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहले देखिए ठोस अवस्था देखेंगे हम। क्रियाकलाप इसके लिए करेंगे। क्रियाकलाप क्या है? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। पेन, किताब, सुई, लकड़ी का छड़। 4 चीज़ें, पेन, किताब, सुई, लकड़ी का छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखा चित्र बनाएं। मतलब एक गोला प्रकार की तरह, क्या उसके चारों तरफ ऐसे बीच में सब सामान रखें, रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं का तथा स्थिर आयतन है? मतलब क्या इन सभी का निश्चित आकार है या इनका एक स्थिर आयतन भी है? इन पर हथौड़ा मारने, खींचने, गिराने से क्या होता है? मतलब इन पर जब हथौड़ा मारेंगे तो ये टूट जाएगा, इनके कण अलग अलग हो जाएंगे, और खींचेंगे जब इसको तो ये तब पर भी टूट सकते हैं, खींचने पर, और गिराने पर भी ये टूट सकते हैं। फिर अगला क्या है? क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? नहीं, क्योंकि ये ठोस हैं। बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। इनका संपीड़न होता है कि नहीं? मतलब बल लगाकर इनको मिलाने का प्रयास करें, एक में मिलेगा या नहीं? नहीं ना।
उपरोक्त तो सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट विमाएँ तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संविद्यता होती है। मतलब इन्हें हम नहीं मिला सकते, सामने से इनको कभी नहीं मिला सकते हम। बाह्य बल लगाने पर ठोस के आकार को बनाए रखते हैं। बल पर ठोस टूट सकते हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए ये दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस हैं? हाँ, इनका आकार बदला जा सकता है खींचकर। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस हैं? चीनी उन्हीं का आकार नहीं, ये ठोस नहीं है। स्पंज क्या है? ये ठोस, लेकिन फिर भी इनका संपर्क संभव, ये तो स्कूल वाले करा देंगे आपके। चलिए भाई, ये द्रव अवस्था क्रियाकलाप है क्या? निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित कीजिए। जल, खाना पकाने का तेल, दूध, जूस, शीतल पेय। अगला, विभिन्न आकार के बर्तन। प्रयोगशाला में मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तनों में 50 ml का निशान लगा दीजिए। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने से क्या होगा? क्या एक द्रव को 50 मिलीलीटर माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें? क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान होता है? नहीं, हर बार आयतन तो समान नहीं रहेगा, कभी ज़्यादा कभी छोटा हो जाएगा। क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? क्या द्रव को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर यह आसानी से बहता है? अब उसके क्या कहते हैं, उसकी भाव पर निर्भर करके प्रेक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं, लेकिन आयतन निश्चित होता है। ये तो है सही, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता कभी। जिस बर्तन में इन्हें रखा जाए तो वे उसी का आकार ले लेते हैं। द्रवों में बहाव होता है और इनका आकार बदलता है, इसलिए ये दृढ़ नहीं लेकिन तरल होते हैं। क्रियाकलाप 1.4 और 1.5 के संदर्भ में हमने देखा कि ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। वातावरण की गैसें विसरित होकर जल में घुल जाती हैं। ये गैसें विशिष्ट ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतुओं और पौधों के लिए अनिवार्य हैं। बिना ऑक्सीजन के ना पेड़ पौधे रह पाएंगे, ना जलीय जंतु रह पाएंगे। सभी जीवधारी अपने जीवन के निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं। जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास लेते हैं। इस तरह हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, द्रव, गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण दर अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि द्रव की अवस्था पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। अब देखिए गैसीय अवस्था पर आ जाइए। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया है जो गैस की एक सिलेंडर से बहुत सारे गुब्बारे में हवा भरता है? उससे पता लगाएं कि एक सिलेंडर से वह कितने गुब्बारे भरता है। उससे पूछिए कि सिलेंडर में कौन सी गैस है। क्रियाकलाप तो ज़्यादा है, पिस्टन बनाइए। इसमें देखिए क्रियाकलाप पढ़ लीजिएगा बुक से अपने। देखिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी या अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी का उपयोग होता है। संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। मतलब इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से भेजा जा सकता है ये सिलेंडर, क्योंकि ये सिलेंडर होते हैं। हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध के बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम तक कैसे पहुंचती है?
खाना की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं या रसोई से फैलकर हम तक पहुँचते हैं। यह गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पकी हुई गर्म खाने हमारे पास तक कुछ ही क्षणों में पहुँच जाती है। इसकी तुलना ठोस और द्रव में विसरण से करें। कणों को तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थानों के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत ही तीव्रता से होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ठोस है, ये ठोस है, इसके कण देखिए एकदम पास हैं। इसमें अंदर आणविक स्थान बहुत ही कम है। और ये द्रव है, द्रव में देखिए थोड़ा दूर है। ओके, और उसके बाद गैस देखिए, गैस में बहुत ही दूर है। ओके, बहुत ही दूर है। चलिए, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में एवं बर्तन की दीवारों से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। गैस में भी बहुत ज़्यादा दबाव होता है। जो गाड़ियाँ चलती हैं वो गैस के दबाव के कारण चलती हैं। उनका पिस्टन जो होता है, पिस्टन, ठीक है। अब प्रश्न अपना देख लीजिएगा स्कूल वाले सर से। क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है? अपने परीक्षण से हम जानते हैं कि जल पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। यस, रह सकता है। जब उसको हम ठंडा करेंगे तो ठोस हो जाएगा, और उसको नॉर्मल में रखेंगे तो जल बन जाएगा, और उसको जब गर्म करेंगे तो वो भाप यानी गैस में बन जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पर ठोस जैसे बर्फ बन जाएगा, फिर द्रव में जैसे जल, और गैस में बनाएंगे तो जैसे जलवाष्प, ठीक है। अवस्था बदलने के दौरान पदार्थ के अंदर क्या होता है? अवस्था के परिवर्तन से पदार्थ के कणों पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या हमें इन प्रश्नों का उत्तर नहीं खोजना चाहिए? तापमान परिवर्तन पर क्या प्रभाव? एक बीकर में 150 ग्राम बर्फ का टुकड़ा लें एवं चित्र 1.6 के अनुसार उसमें प्रयोगशाला में प्रयुक्त थर्मामीटर को इस प्रकार लटका दें। थर्मामीटर का बल्ब बर्फ को छू रहा हो। धीमी आंच पर बीकर को गर्म करना शुरू करें। जब बर्फ पिघलने लगे तो तापमान नोट कर लें। एक संपूर्ण बर्फ जल में परिवर्तित हो जाए तो पुनः तापमान नोट करें। ठोस से द्रव अवस्था में होने वाले परिवर्तन में प्रेक्षण को नोट करें। अब बीकर में एक कांच की छड़ डालें, हिलाते हुए गर्म करें जब तक जल उबलने न लगे। थर्मामीटर की माप पर बराबर नज़र रखें जब तक कि अधिकतर जलवाष्प न बन जाए। जल के द्रव अवस्था में गैसीय अवस्था में परिवर्तन के प्रेक्षण को नोट करें। ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की ठोस के तापमान को बढ़ाने के लिए उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा में वृद्धि होने के कारण कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा के कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है। इस कारण कण अपने नियत स्थान को छोड़कर अधिक स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक होता है। मतलब जल जिस तापमान पर जल जो है बर्फ से गलकर द्रव हो जाता है, उन्हें उस तापमान को गलनांक कहते हैं। वो क्रियाकलाप देखिए यहाँ पर।
थर्मामीटर डाले हैं, यहाँ पे छड़ से मिलाएंगे तो नोट कीजिएगा। किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच के आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है। जैसे बर्फ का गलनांक कितना है, 273.15 केल्विन बर्फ का गलनांक। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था परिवर्तन को संगलन कहते हैं। संगलन भी कहते हैं। एक बात और कहना चाहें कि जैसे हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने प्रिय दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। चलिए देखिए, किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है, उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है। गलने के प्रयोग की प्रक्रिया के दौरान आपने ध्यान दिया होगा, गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक संपूर्ण बर्फ पिघल नहीं जाता तापमान नहीं बदलता है। बीकर की ऊष्मा प्रदान करने के बावजूद भी ऐसा ही होता है। कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वशीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। चूँकि तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मीय ऊर्जा को बर्फ आवेशित कर लेती है। यह माना जाता है कि यह बीकर में ली गई सामग्री में छुपी रहती है। जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यहाँ गुप्त का अभिप्राय छुपी हुई से है। वायुमंडलीय दाब पर 1 किग्रा ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन या प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। प्रसुप्त मतलब छुपी ऊष्मा। अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन पर जल के कणों की ऊष्मा उसी तापमान पर बर्फ के कणों की ऊर्जा से अधिक होती है। जब हम जल की ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो कण अधिक तेजी से गति करते हैं। एक निश्चित तापमान पर पहुंचकर कणों में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वे परस्पर आकर्षण बल को तोड़कर स्वतंत्र हो जाते हैं। इस तापमान पर द्रव गैस में बदलना शुरू हो जाता है। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है उस क्वथनांक कहते हैं। मतलब जैसे जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो ऐसा तापमान कि जिस पर जल हमारा खौलने लगे, उबलने लगे, उसे उसका क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक समष्टि गुण है। द्रव के साथ कणों को इतनी ऊर्जा मिल जाती है कि वे वाष्प में बदल जाते हैं। जल के लिए यह तापमान 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 + 100 यानी 373 केल्विन। ठीक है, देखिए, क्या आप वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा को परिभाषित कर सकते हैं? इसे उसी तरह परिभाषित कीजिए जैसे हम संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा को परिभाषित करते हैं। 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भाप के कणों ने वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर ली है। जैसे यहाँ पर देखिए, ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था, ये गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैसीय। देखिए, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जाएगा ऊष्मा, मतलब ऊष्मा जो है ठोस अवस्था से जब द्रव में जाएगा तो द्रव की जो शीतलता है वो ठोस में आएगी, और द्रव की ऊष्मा जब गैस में जाएगी तो गैस की शीतलता जो है वो द्रव में आएगी।
यानी ठोस से द्रव में जाएगा उष्मा और द्रव से गैस में जाएगा उष्मा, और गैस की शीतलता द्रव में आएगी, द्रव से शीतलता ठोस में जाएगी। अतः हम यह कर सकते हैं कि तापमान बदलकर हम पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। हमने सीखा कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। गर्म होने पर ये ठोस से द्रव और द्रव से गैस बन जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था से परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से गैस अवस्था बन जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था और वापस ठोस में बदल जाते हैं, जिससे क्रियाकलाप एक कर रहे हैं। थोड़ा सा कपूर लें, इसे चूड़ करके चीनी की प्याजी चीना डिश में डाल दें। एक कीप को उल्टा करके इस प्याली के ऊपर रख दें। इस कीप के एक सिरे पर रुई का एक टुकड़ा रख दें, जैसा चित्र 1.7 में दर्शाया गया है। अब धीरे धीरे गर्म करें और ध्यान से देखें। जैसे देखिए यहाँ पर नीचे देखिए आग लगा गया है, यहाँ अंदर चीनी का टुकड़ा है और ये ऊपर इसमें कपूर है ये, और ये ऊपर रुई का टुकड़ा। देखिए यहाँ उल्टा किया हुआ कीप है ये कीप है। यहाँ पर देखिए ठोस जम रहा है, देखिए कपूर ठोस। चलिए उपरोक्त क्रियाकलाप से आप यहाँ क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब ऊर्ध्वपातन जैसे कोई वस्तु है द्रव अवस्था में है, सीधे ठोस में हो जाए, और ठोस अवस्था में तो सीधे द्रव में हो जाए, तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस से सीधा ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब गैस से सीधा ठोस बन जाए, मतलब कोई वस्तु गैसीय अवस्था में है तो डायरेक्ट ठोस बन जाए तो उसे निक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। मतलब दाब परिवर्तन से क्या प्रभाव होता है। हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। किसी सिलेंडर में भरी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या प्रभाव होगा? क्या इससे कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि दाब बढ़ाने या घटाने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा ही। जैसे यहाँ पर देखिए एक पिस्टन है, देखिए यहाँ पर ये सिलेंडर है, तो यहाँ भी देखिए ऐसे ही यहाँ दबाया गया, देखिए दूर थे इसके कण यहाँ, और एकदम पास हो गए। यहाँ पूरा दबाया गया एकदम, और तो एकदम पास हो गए इसके कण, तो उसके कणों में प्रभाव पड़ता है। फिर देखिए क्या है, दाब के बढ़ने और तापमान घटने से गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने CO2 के बारे में सुना है? कार्बन डाइऑक्साइड से उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है इसे। जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेरिक होता है तो ठोस CO2 द्रव की अवस्था में पाए बिना सीधी गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। हो जाती है। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हमारे वीडियो को कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी कर दें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर भी करें। देखिए यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं। जिसको कहते हैं ना ड्राई आइस, तो उसी को कहा जो शुष्क बर्फ होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव, गैस दाब और तापमान द्वारा तय होती हैं।
ये देखिए ठोस है। यहाँ से देखिए पहले गैस था, तो गैस के पहले ठोस से चलिए। ठोस का जब संगलन हुआ, मतलब जब वो गला तो द्रव बना, और द्रव से जब वाष्पित हुआ तो गैस बना। फिर देखिए गैस से जब वो संगलन बनी, गैस जब जमा तो द्रव बना, और द्रव जब जमा तो ठोस बना। ओके, अब देखेंगे वाष्पीकरण। पानी, कभी ना कभी आप तो पानी को गर्म किया ही होगा, तो उसके ऊपर जैसे कि भाप निकलता है उसे वाष्पीकरण कहते हैं। पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन से आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या द्रव कोई वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। इन दोनों उदाहरणों में जल का क्या हुआ? तो देखिए गीले कपड़े जब डालते हैं तो धूप का प्रकाश लगता है, वो गर्म होता है, जिससे वो वाष्पित हो जाते हैं। हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। ये एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव या ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे एक दूसरे कणों में आकर्षित बल से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव की वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण को प्रभावित करने के कारक के क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। आइए, एक प्रश्न लीजिए, उसमें 5 मिलीलीटर जल लें और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली 5 मिलीलीटर जल रखकर उसमें खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दें। खुली चीनी की प्याली से 5 मिलीलीटर जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दें। कमरे का तापमान नोट कर लें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इन क्रियाकलापों करके परीक्षण कीजिए। वाष्पीकरण में निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? तापमान का प्रभाव, सतह या क्षेत्र पर वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। सतह के क्षेत्र बढ़ने पर हम अब जान सकते हैं कि वाष्पीकरण की सतह प्रक्रिया के सतह क्षेत्र में बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने पर उन्हें फैला दें, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है ना कपड़े सुखाने के लिए। तापमान में वृद्धि तापमान बढ़ने पर कणों की पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है और उन्हें वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा में आर्द्रता कहते हैं। किसी निश्चित तापमान में हमारे आसपास की वायु की एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से अधिक होगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु में गति में वृद्धि हम जानते हैं कि तेज और वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, और वायु की तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास में जलवाष्प की मात्रा घट जाती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? वाष्पीकरण के कारण देखिए, खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित करते हैं। इस तरह ऊर्जा आवेशित कर लेते हैं। इस तरह आसपास की ऊर्जा के आवेशित होने के कारण शीतलता हो जाती है। जब आप एक
या नाखून की पॉलिश करने वाला हटाने वाला द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इस कण के हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं क्या वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण में गुप्त ऊष्मा रहती है, सतह को शीतल बनाती है। क्या आप अवाष्पीकरण के कारण शीतल होने के उदाहरण देख सकते हैं? गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए? शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है, इसलिए शीतल कपड़ा मिलती है। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अब इसके बाद अगला पार्ट 2 अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इस अगले टॉपिक के साथ। तो हमारा एक आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किया करें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।